हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे डीपी कांस्टेबल आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन यानी आरडब्ल्यू ऐप पर जो वीकली मॉक टेस्ट होता है। तो आज जो मॉक टेस्ट हुआ था 19 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका मैथ सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 10% ऑफ 250 प्लस 15% ऑफ 700 प्लस 2/3 ऑफ 231 माइनस 21% ऑफ एक्स, ये बराबर दे रखा है हमें 200 के। देन हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो इसे सॉल्व करेंगे। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 250 प्लस फिर 15% यानी 15/100 इंटू 700 यानी 700 प्लस 2/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 231 माइनस 21% को 21/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई एक्स, और ये बराबर हमें दे रखा है 200 के। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो, तो ऊपर कितना आ जाएगा? यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 25 प्लस ये जीरो 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 और 15 7 जा 105 यानी 105 प्लस 2 से ये कट जाएगा, 2 से 3 से कटेगा, ये 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 में, तो ये आ जाएगा 154 माइनस ये हो जाएगा 21x अपॉन 100 इक्वल 200। तो ये 25 और 105 130 प्लस 154, तो ये तीनों टोटल हो जाएगा 284। ये 200 इधर प्लस के हैं, इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 200, इक्वल हो जाएगा ये 21x अपॉन 100। तो इसे अगले पेज पर करेंगे। 284 में से जब 200 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 84, और इक्वल क्या था? 21x अपॉन 100। तो 21 से ये कटेगा 4 टाइम्स, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 400। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आया? 400, यानी x की वैल्यू आई हमारी 400। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। अ व्हील कवर्स 77 किलोमीटर इन 700 रिवोल्यूशन, व्हाट इज इट्स रेडियस? यानी एक पहिया 700 चक्करों में 77 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो पहिया होता है वो जब एक रेवोल्यूशन करता है यानी पूरा घूम जाता है तो कितनी दूरी तय करता है? एक पहिया एक रेवोल्यूशन में दूरी तय करता है 2πr, यानी इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। क्योंकि ये पूरा घूम जाएगा तो कितनी ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा? तो वो 2πr के बराबर, यानी पूरा इसका सरकमफ्रेंस। तो एक रेवोल्यूशन डिस्टेंस जो होगी उसकी, एक रेवोल्यूशन में यानी एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक पहिया? 2πr। तो कितने रेवोल्यूशन है यानी कितने चक्कर हैं? 700। तो 700 चक्करों में कितना करेगा? 700 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो वो होगी 2πr इंटू 700, और उसने ट्रेवल कितनी किया डिस्टेंस? 77 किलोमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर है? 77 के, 77 किलोमीटर के। तो इसे इक्वल रख देंगे, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 आर हमें फाइंड करना है, इंटू कितने रेवोल्यूशन है? 700 इक्वल ये है 77 किलोमीटर, लेकिन हमारा आंसर मीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 77 किलोमीटर और ये 3 जीरो, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो जीरो से जीरो और ये जीरो से जीरो कैंसिल, 7 से ये 7 कट जाएगा, और ये कटेगा 11 से 2 बार, और 11 से ये 70 टाइम्स, और ये 2 से कट जाएगा 35 टाइम्स। तो हमारा रेडियस कितना आएगा? रेडियस इक्वल 35, और ये मल्टीप्लाई में था 2 तो ये जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 17.5 मीटर। तो हमारी जो त्रिज्या आई वो कितनी आई? 17.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। A milkman buys 40 liters of milk at the rate of 50 rupees per liter and mixes 12 liters of water in it. Water is free. If he sells this mixture at the rate of 40 rupees per liter, तो what is the profit percentage? यानी एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है। तो 40 लीटर दूध खरीदता है वो 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। तो टोटल दूध कितने रुपये का हो जाएगा? तो 40 इंटू 50, यानी टोटल जो दूध उसने खरीदा वो खरीदा 2000 रुपये का, यानी सीपी कितनी हो जाएगी हमारी? सीपी हो जाएगी 2000 रुपये, 2000 रुपये। उसके बाद 40 लीटर तो उसका मिक्सचर था, 40 लीटर दूध था, उसमें उसने
12 लीटर पानी मिला दिया, उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है, पानी मुफ्त है यानी पानी फ्री है, तो 40 लीटर तो दूध प्लस 12 लीटर पानी, यानी कितना हो गया, उसका मिक्सचर हो गया 52 लीटर। तो ऐसे भी दूध के संग ही बेचेगा, वो दूध में मिला के 52 लीटर उसका हो गया। उसके बाद यदि वह इस मिश्रण को, यानी जो 52 लीटर हुआ है, उसको 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, यानी 1 लीटर कितने का, 40 का, तो टोटल 52 लीटर कितने का होगा, तो 52 लीटर कितने का होगा, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2080 रुपये का। तो टोटल सीपी कितनी थी, 2000, और ये 2080 क्या आई है, ये आई है एसपी। और हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, यानी 2080 माइनस 2000, तो ये होगा 80 अपॉन सी पी, यानी सी पी पे लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो सी पी कितनी है 2000, और परसेंटेज लिखने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 0 से 0, 0 से 0, और ये 0 से ये 0, 2 से 2 4 जा 8, यानी जो हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आया वो आया 4%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सम ऑफ द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ कीबोर्ड is 19 units and the length of its space नहीं है ये, length of its diagonal is 15 units, then the total surface area of the keyboard, total surface area क्या होता है कीबोर्ड का, TSA, यानी total surface area क्या होता है, वो होता है 2 length into breadth प्लस breadth into height प्लस height into length, ये होता है total surface area जो हमें निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, यदि ये घनाभ यानी कीबोर्ड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 इकाई है, यानी लंबाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट कितना है, तो वो है 19 यूनिट्स। उसके बाद और इसके विकर्ण की लंबाई 15 इकाई है, यानी उसके डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है, कीबोर्ड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कितना दे रखा है हमें 15। यहाँ से इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, जो होता है 225, कितना होता है 225। तो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ये 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी ये क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन को देखेंगे हम, ये है इक्वेशन 1। तो इसमें क्या है, L प्लस बी प्लस एच हमें दे रखा है 19, तो अगर हम L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर इक्वल के इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये कितना होगा, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA। ऐसे ही जब हम स्क्वायर करेंगे L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर इक्वल होगा 19 के स्क्वायर के, तो जब इसको खोलेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL इक्वल कितना होगा 19 का स्क्वायर यानी 361। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये कितना है, ये कितना है क्वेश्चन में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमने निकाला था, कितना है 225। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 225, 225 प्लस अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये कितना होगा 2LB प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन है BH प्लस HL, तो कितना हो जाएगा 361। और आप एक बात नोटिस करेंगे, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड जो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये किसकी वैल्यू है, हमें इसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 361, 361 माइनस ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, वो आएगा 225। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी टोटल सरफेस एरिया जो हमारा आएगा वो आएगा 136। तो 136 यूनिट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा 136 यूनिट, 136 यूनिट्स आंसर। तो ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 68.5, यानी 10 संख्या हैं हमारे पास, उनका एवरेज कितना है 68.5। उसके बाद द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स आर 63.5 एंड 72 रेस्पेक्टिवली, यानी जो 10 नंबर है हमारे पास उनका एवरेज कितना है 68.5
उनमें से जो पहले 4 हैं उनका जो एवरेज है वो है 63.5 और 7 जो लास्ट के 7 हैं उनका एवरेज कितना है 72। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द फोर्थ नंबर इज रिमूव्ड व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसे डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। तो अगर 4 + 7 ये कितना है 11 है ना, ये कितना है 4 + 7 11 और ये है 10। अगर ये ज़्यादा आता है तो हम यहाँ लगाते हैं प्लस, अगर यह कम आता जैसे यहाँ होता 5 तो 5 और 4 9 तो कम आता तो माइनस लगाते। तो यहाँ कितना है 4 और 7 इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो कितना है 11। 11 10 से ज़्यादा है इसलिए यहाँ लगाएंगे प्लस, उसके बाद लगाते हैं ब्रैकेट। अब देखेंगे ये इससे कितना ज़्यादा है 72। 68.5 72 जो है 72 ये 68.5 से कितना ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस करेंगे। 72 में से अगर हम माइनस करेंगे 68.5 को तो हमारे पास आएगा 3.7। तो यहाँ लिखेंगे हम 3.5 सॉरी 7 नहीं 3.5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किसका 7 का, तो इंटू करेंगे 7। फिर 63.5 किससे कम है, इससे कम है ना, 68.5 से कम है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। माइनस लगाएंगे कितना कम है, तो ये कम है हमारा 5। कितना कम है 5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, तो ये हो गया 4 से। तो जो फोर्थ नंबर आएगा हमारा डायरेक्ट कितना आएगा 68.5 प्लस 3.5 इंटू 7। 3.5 इंटू 7 कितना होगा, तो ये होगा 24.5। फिर माइनस 5 इंटू 4 कितना होगा 20। तो ये हो जाएगा 68.5 प्लस 24.5 में से 20 जाएगा तो 4 कितना बचेगा 4.5 तो कितना आएगा 73। तो हमारे पास फोर्थ नंबर आ चुका है जो है 73। तो कैसे निकाला फोर्थ नंबर, सबसे पहले देखेंगे जो 10 नंबर का एवरेज था वो था 68.5, 4 नंबर का एवरेज कितना था 63.5 और लास्ट के 7 का था 72। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया। अगर ये 10 से ज़्यादा है तो प्लस लगाया यहाँ, अगर 10 से कम होता तो माइनस लगाते, तो प्लस लगा दिया। फिर हम देखेंगे ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है 3.5, कितना ज़्यादा है 3.5 इंटू करेंगे 7। फिर लगाएंगे माइनस, माइनस क्यों लगाएंगे क्योंकि ये कम है, अगर ये ज़्यादा होता तो प्लस लगाते। कम है कितना कम है 5 तो -5 इंटू करेंगे 4, तो ये डायरेक्ट हमारा फोर्थ नंबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ़ फोर्थ नंबर इज रिमूव्ड, तो क्वेश्चन करेंगे फोर्थ नंबर को रिमूव कर दें तो टोटल सम कितना है, पहले टोटल सम निकालेंगे। अगर हम टोटल सम, तो सम क्या होता है एवरेज। 10 नंबर का एवरेज कितना था 68.5 और टोटल नंबर कितने थे 10, तो इनका सम कितना था, इनका सम था 68.5 इंटू 10 यानी 685। तो ये था टोटल सम। अब इसमें से हमने फोर्थ नंबर को हटा दिया, फोर्थ नंबर कितना है 73, तो माइनस कर दिया 73। तो हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बचा अब 612। कितना बचा 612। तो जो हमारे सम बचा सम, तो हमें निकालना है एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम। टोटल सम कितना बचा, फोर्थ नंबर को रिमूव, फोर्थ नंबर को रिमूव करने के बाद सम कितना बचा 612 अपॉन टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कितने बचे 9। 9 क्यों, पहले 10 नंबर थे तो फोर्थ नंबर भी तो घटाया है ना, फोर्थ नंबर रिमूव कर दिया तो एक नंबर कम हो गया, तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर यानी 9। तो 9 से जब 612 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 68, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, क्वेश्चन नंबर 5 का 68, यानी हमारा एवरेज आया 9 संख्या का, जो रिमेनिंग संख्या थी उनका 68। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट एक्स एंड वाई ऑन अ हाईवे आर 90 किलोमीटर अपार्ट, यानी 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास एक्स और वाई, यानी कि दूरी है बीच की दूरी 90 किलोमीटर, कितनी है 90 किलोमीटर। तो एट द सेम टाइम वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एंड अनदर फ्रॉम वाई। तो एक कार है जैसे मान लेते हैं पी कार है ये, और ये एक्स से स्टार्ट करती है चलना, और एक क्यू है ये वाई से स्टार्ट करती है चलना सेम टाइम पर। इफ़ दे बोथ गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं यानी ये भी इधर जा रही है और ये कार भी इधर जा रही है, तो दे मीट आफ्टर 9 आवर्स, तो उन्हें मिलने में लगते हैं 9 घंटे। लेकिन इफ़ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन तो उन्हें मिलने में लगते हैं 9/7 आवर्स, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर पी इधर से आती है तो क्यू इधर से आ रही है कार, तो उन्हें कितने घंटे लगते हैं 9/7 घंटे। 9/7 ये हो गया 7। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वन ऑफ द कार, यानी इन दोनों में से जिसकी मैक्सिमम स्पीड है उसकी स्पीड हमें बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर दो वस्तुएं सेम डायरेक्शन में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में, तो उनको स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इफ इफ दे बोथ गो इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में चली, दे मीट आफ्टर 9 आवर्स। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना था, 9 घंटे लगे। डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर। और स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस करेंगे। अब पी की स्पीड को हम मान लेते हैं ए, और बी की स्पीड और क्यू की स्पीड को मान लेते हैं बी। तो इन दोनों की स्पीड आ गई। तो ए माइनस बी जो आया, तो 9 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो वो आया हमारे पास 10। तो ये हम मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसी फॉर्मूला को लगाएंगे। टाइम कितना लगा दूसरी कंडीशन में, 9/7। डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस उतनी है 90 किलोमीटर। लेकिन अब की बार स्पीड को करेंगे प्लस, ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को प्लस करते हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो ए प्लस बी, तो 9 से ये कटेगा 10 टाइम्स, और 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 70। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 70। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट थी ए माइनस बी इक्वल 10। तो ए माइनस बी कितनी होगी, ए माइनस बी इक्वल 10। यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और ए कितना होगा, 2a इक्वल 70, और 10 कितना होगा, 80। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 40। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या थी, स्पीड थी हमारी। अब a माइनस बी अगर पहली इक्वेशन में हम रखें a माइनस बी इक्वल 10, तो a की वैल्यू कितनी थी, 40। 10 इधर आएगा तो 10 इक्वल b इधर जाएगा तो b। तो b की वैल्यू कितनी आई, b की आई 30। अब हमें कौन सी स्पीड बतानी थी, हमें बतानी थी स्पीड मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वन ऑफ द कार। और मैक्सिमम स्पीड कौन किसकी ज़्यादा है, तो यह a की, यानी 40। तो 40 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एन अमाउंट ऑफ 1,50,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5। यानी 1,50,000 की धनराशि को ए बी सी के मध्य 2:3:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यानी हमारे पास कितनी राशि है, 1,50,000। 1,50,000 उसे हमने बांटना है ए रेशियो बी रेशियो सी, इन तीनों में बांटना है। मतलब ए और बी और सी में बांटना है। रेशियो कितना है इनका, 2:3:5। तो ए को कितने मिलेंगे, कैसे निकालेंगे हम, तो 1,50,000 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, टोटल कितनी है, 5 और 3 8 और 2 10, ये है 10 की वैल्यू। हमें बतानी है 2 के हिस्से में कितने आएंगे, यानी ए के हिस्से में कितने आएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से 0, तो ये कितना हो गया, 15,000 इंटू 2 यानी 30,000। तो ए को कितने मिलेंगे, ए को मिलेंगे 30,000। ए को कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, 30,000। अब मैंने ए की क्यों निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इफ अनदर अमाउंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 5:3:2 देन ए गेट्स द सेम अमाउंट। यानी एक अमाउंट तो था हमारे पास 1,50,000, अब दूसरा अमाउंट है एक्स, हमें नहीं पता कितना है, तो वो है एक्स। तो इसको अगर हम बांटते हैं किस रेशियो में, 5:3:2 में, तो ए को जो मिलता है वो सेम अमाउंट मिलता है जो पहले मिला था। तो पहले कितना मिला था, 30,000, अब के भी 30,000 मिलेगा। यही तो बोला है क्वेश्चन में, यदि किसी दूसरी धनराशि का बंटवारा 5:3:2 के अनुपात में होता है तो ए को समान धनराशि मिलेगी। समान धनराशि का मतलब पहले 30,000 मिली थी, अब की भी 30,000 मिलेगी। यानी जो 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू वो कितनी आई, 30,000। तो यहाँ से जो 5 की वैल्यू है वो कितनी आई, 30,000। 30,000, तो 30,000 एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की, तो वो हो जाएगी अपॉन 5 इंटू, हमें बतानी है पूरी राशि कितनी थी, यानी पूरी एक्स की वैल्यू कितनी थी। तो ये 5 और ये 3 8 और 2 10, यानी पूरी राशि कितनी थी, 10। तो इंटू करेंगे 10, तो 5 से कट जाएगा 2 बार, तो 30,000 इंटू 2 यानी 60,000। तो वो राशि थी हमारे पास 60,000। तो एक तो हमारे पास थी 1,50,000, 1,50,000, और दूसरी आई हमारे पास 60,000 की राशि, जो दूसरी राशि थी 60,000। क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1,50,000 टू द अदर टोटल अमाउंट। टोटल ही तो निकाला था अभी हमने 60,000, तो टोटल अमाउंट तो वो कितना था, 60,000। तो 1,50,000 और 60,000 का रेशियो बताना है, तो रेशियो निकाल देंगे यहाँ से 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 3 से कटेगा 5 टाइम्स और 3 से 2 टाइम्स, तो 5:2
इसका क्या होगा, रेशियो आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 5:2। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। द यूनिट डिजिट इन द रिजल्ट ऑफ 27 की पावर 56 और 22 की पावर 38 माइनस 13 की पावर 50, तो इसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो 2 से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ लिखेंगे पहले 7 की पावर 56 प्लस 2 की पावर 38 और यहाँ लिखेंगे माइनस 3 की पावर 50। तो कैसे निकालते हैं हम इसे, तो जो पावर होती है पावर उसे 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसे निकलते हैं। जैसे 56 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16, तो इसमें तो रिमाइंडर आया 0, तो यहाँ 7 की पावर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम लिखते तो रिमाइंडर हैं, लेकिन जब पूरा पूरा कट जाता है तो हम लिखते हैं 4, क्या लिखते हैं 4, तो यहाँ हो जाएगी 7 की पावर 4 प्लस, अब 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर की पूछ रहा हूँ मैं, तो 4 से ये कटेगा, 4 9 जा 36, रिमाइंडर आएगा 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 की पावर 2 माइनस 3। अब 50 को डिवाइड करेंगे अगर 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब जब 7 की पावर 4 करेंगे हम, 7 की पावर 4, तो ये कितना आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी 1। कैसे, क्योंकि 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 343 और इंटू 7 एक और टाइम्स करना है, तो 7 3 जा 21, यहाँ आएगा 1। यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 9। तो अब 5 माइनस 9, यहाँ माइनस के 4 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। माइनस के 4 क्यों नहीं, क्योंकि ये, एक सेकंड, क्योंकि ये हमने यूनिट डिजिट ली है, यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ 5 ऐसा थोड़ी नहीं है, ये 7 की पावर 30 और 56 और यहाँ 5 ही आएगा। इसका मतलब है कि ये 5 यूनिट डिजिट है, यानी 5 से पहले कुछ ना कुछ नंबर होगा, यानी 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा। तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ कुछ नंबर है, तो हम कैरी ले लेते हैं और यहाँ 15 में से घटाएंगे, 15 में से 9, तो कितना आएगा 6। यहाँ 5 में से 9 नहीं घटाना है क्योंकि ये अकेला 5 नहीं है, इससे पहले और डिजिट होंगी, हम केवल यूनिट डिजिट देखते हैं इसलिए हम 5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 5 नहीं होगा, या और भी डिजिट होंगी, तो हम कैरी लेके या हासिल लेके कुछ भी, तो यह 15 हो जाता है, 15 में से घटाएंगे 9, 15 हो 25 हो कुछ भी हो, लेकिन इससे पहले डिजिट तो होगा कोई ना कोई, तो यह 5 माइनस 9 माइनस 4 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, या 15 माइनस 9 यानी 6, तो यूनिट डिजिट आएगी हमारी 6। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। 16,600 is invested at 10% per annum, interested compounded half yearly for 15 months. So what is the percentage increase in the amount after 15 months correct to 1 decimal place? तो 16,600 की राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। तो इसका परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, हमें ऐसा नहीं करना कि प्रिंसिपल है हमारे पास 16,600, फिर उसके बाद हम अमाउंट निकालें और अमाउंट निकालने के बाद हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, ऐसा हमें नहीं करना। कैसे करना है, फिर सबसे पहले देखेंगे 12 महीने की, जो 12 महीने का जो रेट है वो कितना है, 12 मंथ्स का वो कितना है 10%, तो हाफ ईयरली यानी 6 मंथ का कितना होगा, 6 मंथ्स का, ये तो सब पता होगा, तो 10% जो है वो 12 मंथ का है, हमें बताना है 6 मंथ का, तो 6 2 जा 12 यानी 2 से या 5 टाइम्स, तो जो 6 मंथ का होगा वो होगा 5%, कितना होगा 5%। उसके बाद हमें निकालना है 3 मंथ्स का, क्यों निकालना है 3 मंथ्स का बाद में बताऊंगा अभी। तो 3 मंथ्स का कितना होगा, जब 10% 12 मंथ का है तो 3 मंथ के लिए 3 का मल्टीप्लाई, और 3 से 3 4 जा 12, 2 से ये 5 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स और 2 से ये 2.5, तो 3 मंथ्स का जो परसेंटेज होगा वो होगा 2.5%। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, हाफ ईयरली, वो क्या है हमारे पास हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। तो 15 मंथ्स को जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम बांटेंगे हाफ ईयरली में, तो कितना होगा 6 मंथ, 6 मंथ यानी 6 और 6 12 मंथ, फिर बचेंगे हमारे पास 3 मंथ। तो 6 मंथ का परसेंटेज कितना था, मतलब रेट कितना था, रेट वो हमने अभी निकाला कितना 5%, और 6 मंथ का कितना था 5%, और 3 मंथ्स का कितना था अभी हमने निकाला 2.5%, इसलिए निकाला था मैंने 3 मंथ्स का। तो 6 महीने, फिर 6 महीने और फिर 3 महीने, कितने हो जाएंगे हमारे पास 15 महीने हो जाएंगे। तो बस हमें परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है, तो 5%, 5% और 2.5% इनका निकालना है हमें सक्सेसिव परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है, अगर ए परसेंटेज हो और बी परसेंटेज हो, तो फॉर्मूला आपको बताया था ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये होता है, ये आपको पता होगा अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है 5%। हमारे पास 3% हैं, 5%, 5%, क्योंकि 6 महीने के, फिर 6 महीने के, उसके बाद 2.5%। यह है 3 महीना का। तो 6 महीने, 6 महीने 12 महीने, और ये 3 महीने यानी 15 मंथ, टोटल हो जाएगा 15 मंथ्स, 15 मंथ्स। तो सबसे पहले 5% और 5% का निकालेंगे, तो 5 + 5 + a इंटू बी यानी 5 × 5 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 10, प्लस ये 25 है अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.25। तो ये आ जाएगा हमारा 10.25। अब इसका और इसका, इन दोनों का निकाल देंगे, तो ये कितना होगा 10.25 ए और प्लस 2.5 बी प्लस ए इंटू बी होता है, ये फॉर्मूला है, यहाँ से देखना ए इंटू बी। तो 10.25 इंटू 2.5 अपॉन 100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 10.25 और 25 को 10.25 और 2.5 को जोड़ेंगे, यानी 10.25 प्लस 2.5 प्लस ये हो जाएगा 10.25 इंटू 2.5 अपॉन 100। तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12.75 यानी 12.75, प्लस जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25.625 अपॉन 100 है नीचे 100। तो ये हो जाएगा 12.75 प्लस ये हो जाएगा 0.25625। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 13.00, ऐसे करके कुछ परसेंटेज आएगा, लेकिन हमें 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो 13.0 यानी ये हमारा आंसर होगा 13%। कितना होगा 13%। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका हमें ऐसे नहीं निकालना कि प्रिंसिपल निकाल लिया फिर हम अमाउंट निकालना है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। हमें केवल 12 महीने का दे रखा था 10%, तो 5% किसका होगा 6 महीने का, 6 महीने का निकालना है 5%, और 3 महीने का निकाल लेना है 2.5%। फिर हमें 6 × 6 जैसे हमने किया था अभी, 15 महीने को बांट लेना है, 6 महीने, 6 महीने और 3 महीने। तो इसका 5%, फिर इसका 5% और इसका 2.5%। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, a + b + a इंटू बी अपॉन 100। तो हमारा आसानी से इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 13%। कितना 13%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। 5 years ago the ratio of ages of a and b was 4:5, यानी 5 years ago, -5 से डिनोट कर देते हैं, 5 years ago यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। तो a और b का रेशियो कितना था, तो a और b का रेशियो था 4:5। उसके बाद 7 years from now यानी आज से 7 साल बाद, +7 लगा देता है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 11:13, तो इनका रेशियो हो जाएगा 11:13। अब एज में क्या कॉन्सेप्ट होता है, एज डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। जैसे इसका एज डिफरेंस कितना है, इसकी एज है 4, इसकी है 5, तो एज डिफरेंस कितना हुआ 1, इसकी है 11, इसकी है 13, तो इसका एज डिफरेंस कितना हुआ 2। तो एज डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। क्यों होता है सेम, ए और बी, ठीक है, ए और बी। आप मान लेते हैं ये है 10-20 साल का और ये है 30 साल का, तो इन दोनों में एज का डिफरेंस कितना है 10 साल, यानी ए जो है वो बी से 10 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है। अब 5 साल बाद भी ये 10 साल बड़ा होगा, 10 साल पहले भी ये 10 साल बड़ा होगा। अब कितने भी साल हो जाए, यानी ये 80 साल का भी हो जाए तो भी क्या रहेगा, 10 साल बड़ा ही तो रहेगा ये इससे। ऐसा तो नहीं होगा 5 साल बड़ा हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा। यानी एज डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। एज डिफरेंस, एज डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो इसलिए यहाँ पे हमने एज डिफरेंस निकाला 4 और 5 का 1, और यहाँ 11 और 13 का एज डिफरेंस 2। तो एज डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है, तो इसे सेम कैसे करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 × 2 = 8 और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे, अभी चल रही है हमें 2025, तो अगर मैं बोलूँ आपसे 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यानी 2020, और फिर मैं बोलूँ आपसे 7 साल बाद यानी 7 साल बाद 2032। तो 5 साल पहले से लेकर और दो आने वाले 7 साल बाद, तो ये कितने साल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12 साल। यानी ऐसे मत करना, यहाँ मैंने -5 लगाया है या +7, तो आप 2 लिख दें। ये -5 इसलिए लगाया है, ये दर्शा रहा है कि 5 साल पहले की बात है और ये 7 साल आने वाले 7 साल बाद। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 - 7 नहीं करते, इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी 7 + 5 12 साल, क्योंकि पिछले 5 साल और आने वाले 7 साल कितने हो गए 12 साल। तो इसलिए बता रहा था मैं ये आपको, क्योंकि यहाँ कितनी थी उम्र, कितनी थी 8, यहाँ थी 10, तो 8 से 11 हो गई, यहाँ 10 से 13 हो गई, यानी 3 यूनिट्स बढ़ गई। कितने साल में, तो 5 + 7 12 साल में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 4।
तो 8 और 10 रेशियो कितना था, 8 और 10। पर ये कब था रेशियो, ये था 5 साल पहले का, यहाँ लिख लेंगे 5 साल पहले का। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 32, और 10 की कितनी होगी, 40। लेकिन कब, 5 साल पहले। लेकिन हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर करेंट एजेस, यानी अब की। तो जब 5 साल पहले 32 थी तो अब होगी 37, और इसकी 5 साल पहले 40 थी, अब कितनी होगी, 45। और इन दोनों क्या करना है हमें, सम। तो 7 और 5 12, और 4 और 3 7 और 8 यानी 82। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो आएगा 82 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ 2.2 के ऊपर बार है, प्लस ये हमें प्लस करना है और ये माइनस करना है। तो कैसे करेंगे इसे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2.2222222। इसका मतलब क्या है, 2 के ऊपर बार है यानी 2 रिपीट हो रहा है। उसके बाद इसमें प्लस क्या करना है, 0.0.3, और ये 696969 यहाँ लिख देते हैं 2। तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट यानी 9 और 2 कितने होंगे, 11, और 6 और 3 9, 9 और 2 11, 6 और 2 8 होते हैं, और एक हासिल का 9, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 + 2, यानी ये कितना आया, ये आया 2.591। ये 9191 ऐसे ही चलता जाएगा, यानी ये कितना आया 2.5, ये आया 91, ये आया 91, ये 91, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 2.3, और यहाँ 9 के ऊपर बार है यानी 9 9 9 9 9, यानी ये इसके नीचे है, ये और ये इधर 9। तो इसे माइनस करेंगे, इसे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ से घटाएंगे 9 में से 9 गए तो 0, और यहाँ आ जाएंगे 2, यहाँ 8 बचेगा तो यहाँ 9, और यहाँ हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ हो जाएगा ये 4 में से 3 जाएंगे तो 1, और यहाँ 2 में से 2 जाएंगे 0। अगर हम इसे आगे करते हैं तो यहाँ भी ये 2 0 नहीं आता, यहाँ भी 9 आता, यहाँ भी 9 आता। अगर हम इसे आगे करेंगे तो यहाँ ये 9 1 9 आता, यानी हमारा जो रिपीट होगा तो 1 9 1 9, और यहाँ भी 1 9 ही आएगा। अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे जैसे 9 1, फिर यहाँ 9 9, तो ये भी 1 9 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.19, और 19 रिपीट हो रहा है, 1919 आगे भी 19 ही आएगा, तो 0.19 और 19 के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। द प्राइस ऑफ 1 पेन इज 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, यानी एक पेन की जो कीमत है वो पेंसिल की कीमत की 5 गुना है। अगर हम पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत को मान लें x, तो पेन की कीमत की कितनी होगी, पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 गुना यानी 5x। उसके बाद ये एक पेन की कीमत है और ये एक पेंसिल की कीमत है, कितनी, एक पेंसिल की और ये एक पेन की। तो आई बॉट 8 पेन्स, 8 पेन्स यानी एक पेन की वैल्यू कितनी है, 5x, तो 8 पेन की कितनी होगी, 8 × 5x, 8 × 5x। एंड 4 पेंसिल, एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है, x, तो 4 पेंसिल कितनी होंगी, 4x। तो कितने रुपए देता है वो, 132, यानी मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल से 132 रुपये में खरीदे, मतलब 8 पेन और 4 पेंसिल 132 में खरीदे। तो ये हो जाएगा 40x + 4x = 132। तो ये हो जाएगा 44x = 132, और 44 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 3। उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 5 पेन, जब एक पेन की 5x है तो 5 पेन कितनी होगी, 25x + 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितनी है, x, तो 5 पेंसिल कितनी होगी, 5x, कितना आया, 30x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो 30 × 3, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 90 रुपीज़, 90 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया 19 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ ए की वैल्यू ये है हमारे पास, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पूरा, फिर इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर देंगे, फिर ऑफ इनके बीच में है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन को 3/7, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 21/5, फिर हो जाएगा डिवाइड बाई 18/25 + 17/24। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 9/5, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 18,
प्लस ये तो आपको आता होगा, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इन्हें अपोजिट कर देते हैं, यानी 25 ऊपर चला जाएगा और 18 जो है नीचे आ जाएगा, प्लस 17/24। अब 5 से 5 5 जा 25 और 9 से 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 17/24, तो ये हो गया। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 24, और ये हो जाएगा 60, क्योंकि 12 टाइम्स और 12 इंटू 5 60 प्लस 17, तो हमारे पास ये आएगा 77/24, 77। तो ये पूरा ब्रैकेट जो सॉल्व किया है पहला वाला उससे आया है 77/24। इसके बाद ऑफ है। अब दूसरे ब्रैकेट को और सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरा ब्रैकेट था हमारा 289/16 डिवाइड बाई 289/16 डिवाइड बाई 3/4 और 2/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3/4 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये था 3/4 और 2/3, 3/4 और 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 289/60 डिवाइड बाई, इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 जा 12, ये 9 प्लस 3 4 जा ये 8, इसका स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 289/16 डिवाइड बाई, ये है डिवाइड, प्लस नहीं है ये डिवाइड है, डिवाइड बाई, एक सेकेंड मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये हो जाएगा डिवाइड बाई, और 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, और 17 का स्क्वायर 289/12 का स्क्वायर 144, तो ये हो गया। उसके बाद 289/16, अब ये डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 144 चला जाएगा ऊपर और 289 नीचे, और 289 से 289 कैंसिल, और 16 नंबर 144, यानी ये आया 9। तो ये कितना आया 9। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस पूरे को सॉल्व करके आया 77/24 और इस पूरे को सॉल्व करके आया 9, तो 77/24 ऑफ लग रहा था, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, और इससे सॉल्व करके आया 9, तो 3 से 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर कितना आया, ए की वैल्यू कितनी आई, तो ए की वैल्यू आई हमारे पास 77 इंटू 3/8, ये आई ए की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमें ए की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है फाइंड 8a, यानी 8a की वैल्यू। तो 8a की वैल्यू कितनी होगी, 8 का मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 77/3/8, तो 8 से 8 कैंसिल, हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 और ये 23, यानी 231। कितना आया इसका आंसर 231। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा 231। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। A company hires 2 persons A and B such that A efficiency is 3 times that of B for the same work। एक कंपनी ने 2 लोग हायर किए A और B। अब उनका जो इफिशियंसी है यानी कार्य क्षमता, इफिशियंसी कार्य क्षमता, उनका रेशियो कितना है 3:1। कैसे, A efficiency is 3 times that of B, यानी अगर B की 1 है तो A की कितनी है 3 टाइम्स यानी 3। तो जो इफिशियंसी कार्य क्षमता का जो रेशियो होता है, तो जो डेज का रेशियो होता है, डेज यानी दिन का, तो वो इफिशियंसी के बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी अगर इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है तो डेज का रेशियो होगा 1:3, अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है कि ए किसी कार्य को 1 दिन में खत्म कर देता है और बी उसी कार्य को 3 दिन में खत्म करता है। तो ए जो है ए और बी से कितने दिन कम ले रहा है, यहाँ पे 2 दिन कम ले रहा है। कितने दिन, 2 दिन पहले ही काम खत्म कर देता है, यानी 2 दिन कम। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कंप्लीट्स द वर्क 52 डेज लेस देन बी, यानी ए को 52 दिन कम लगते हैं। यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 दिन, क्योंकि यहाँ कितने दिन कम यहाँ कितने यूनिट कम लग रहे हैं 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 52। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 26। तो 1 यूनिट यहाँ पर ए द्वारा कितना टाइम लगेगा, 26 दिन लगेंगे किसी काम को खत्म करने के। तो 1 यूनिट की जब 26 है तो 3 यूनिट की कितनी होगी 3 × 26 यानी 78। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं बी एक काम को 78 दिन में खत्म कर देता है और ए उसी काम को 26 दिन में। तो कितने दिन कम ले रहा है 52 दिन। अब हमें लिखना है टोटल वर्क, क्योंकि हमसे पूछा है इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब टोटल वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टोटल वर्क अगर हमें लिखना है इफिशियंसी से, तो टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इनटू डेज, इफिशियंसी इनटू डेज। जैसे ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 3, तो यहाँ 3 इंटू डेज, ए कितने दिन में काम खत्म कर देता है 26 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ से 78। अगर आपको ए से नहीं निकालना बी से निकालना है तो बी की इफिशियंसी कितनी है 1, किसी से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा।
और बी द्वारा कितने दिन काम करता है 78। तो 1 इंटू 78 कितना आएगा 78। तो टोटल वर्क कितना आएगा 78। अब हमसे पूछा है ये दोनों मिलकर इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम जो है कंप्लीट द वर्क, कितना काम है 78। तो 78 काम है, दोनों मिलकर करेंगे यानी 3 + 1 इफिशियंसी 3 + 1 यानी 4। तो 78/4। तो इसे जब सम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 19 होल 1/2 डेज यानी 19.5 दिन, यानी 19 और आधा दिन में ये खत्म कर देंगे दोनों मिलकर काम को। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 19 होल 1/2। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आज हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ स्टेशनरी सेलर buys pencil at 21 pencils for 20 rupees and sells them 20 pencils for 21 rupees. His approximate profit percentage। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी। यहाँ क्या लिखेंगे क्वांटिटी, एक तरफ लिखते हैं हम क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे हम रुपीज़, क्या लिखेंगे रुपीज़, यहाँ लिखेंगे हम सीपी और यहाँ लिखेंगे हम एसपी। अब इसे करेंगे कैसे? एक लेखन सामग्री विक्रेता 20 रुपये में 21 पेंसिल की दर से पेंसिल खरीदता है तथा उन्हें 21 रुपये में 20 पेंसिल की दर से बेचता है, तो उसका लगभग प्रतिशत लाभ क्या है? तो क्वांटिटी का मतलब कितने पेंसिल उसने खरीदे, तो 21 पेंसिल उसने खरीदी, 21 पेंसिल खरीदी यानी सीपी के आगे लिखेंगे 21 और कितने रुपए में 21 रुपये, सॉरी 21 पेंसिल खरीदी 20 रुपये में, तो यहाँ लिखेंगे 20 रुपये। अब एसपी क्या है सेल्स देम 20 पेंसिल्स, तो यहाँ कितनी है 20, क्वांटिटी के नीचे 20 और बेची कितने रुपए में 21 रुपये में, तो यहाँ लिखेंगे 21। समझ में आया? क्वांटिटी यानी 21 पेंसिल खरीदी और बेची कितनी 20 पेंसिल बेची कितने रुपए में 21 रुपये में, और 21 पेंसिल खरीदी कितने 20 रुपये में। अब बस अब यह हो गया हमारा सवाल। तो सीपी कैसे निकालेंगे और एसपी कैसे निकालेंगे? यहाँ कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 तो आ जाएगा हमारा सीपी और 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 आ जाएगा हमारा एसपी। तो सीपी हो गया 400, एसपी होगा 441। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी यानी 400 और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 41। 441 में से 400 जाएंगे 41 अपॉन 400 इंटू में 100, तो 0 से 0 0 से 0 और हमसे पूछा था अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 10%। कितना आएगा 10%। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन जिसका आंसर होगा 10%। तो 19 अक्टूबर के आज के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन ये हो गया। अब मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। धन्यवाद।